नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतिम चरण में पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन परियोजना। मुख्यमंत्री बोले विकास को मिलेंगे नए आयाम। देहरादून से पांवटा साहिब का सफर भी होगा आसान। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज। उत्तरकाशी में अपर जिलाधिकारी ने लिया जायजा। जिम्मेदार विभागों को दिए समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। प्रदेश में आज बदला रहेगा मौसम का मिजाज। पर्वतीय जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार। कल से मौसम रहेगा शुष्क। प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू। 24 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। जन जागरूकता पर रहेगा जोर। और वेव्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी मौका। कल से 3 दिनों के लिए दोबारा शुरू हो रहा पंजीकरण। सिर्फ मीडिया के प्रतिनिधि कर सकते हैं आवेदन। अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे को प्रतिबद्धता के साथ विकसित कर रही है। इसी कड़ी में पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन परियोजना का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह 4 लेन न केवल क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करेगा बल्कि औद्योगिक विकास, पर्यटन और व्यापार को भी नया आयाम देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा। गौरतलब है कि पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन के बन जाने से खिजला कुई और पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन हाईवे हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से देहरादून के बल्लूपुर चौक तक बनाया जा रहा है। इस 4 लेन के बन जाने के बाद देहरादून और पांवटा साहिब के बीच लगने वाले मौजूदा 1.25 घंटे की बजाय सिर्फ 35 मिनट में सफर तय हो जाएगा। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए 4 धाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया। साथ ही साफ किया कि सरकार सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए तैयार है। वहीं बीकेटीसी के अधिकारी यात्रा से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह ने उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विभागों को यह हिदायत दी गई है कि यात्रा शुरू होने से पहले तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत ही मेरे द्वारा उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री मार्ग का पूरा निरीक्षण किया गया और उसमें जो विभिन्न डिपार्टमेंट जो उसमें स्टेक होल्डर है उन लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य देखे गए हैं। पहले हमारे द्वारा हिना में देखा गया, जो हिना की जो पार्किंग बन रही है वो पार्किंग पूरी तरह से बन करके तैयार है। थोड़ा सा उसके गेट में कुछ इशू आ गया था, तो उसके गेट को तोड़वा करके दोबारा से बनाया जा रहा है, तो वो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से बीआरओ का जो हमारा पूरा रोड है यहाँ से लेकर के गंगोत्री तक का, उसका इंस्पेक्शन किया गया और मुख्य रूप से जैसे मल्ला हो गया, जैसे डबरानी हो गया और सुखी टॉप का जो पहला निचला बैंड है वो हो गया। वहाँ पे मुख्य रूप से उनके काम चल रहे हैं, उन कामों का इंस्पेक्शन किया गया। इसी तरह से गंगोत्री धाम में जो सिंचाई विभाग के द्वारा घाटों का जो निर्माण किया जा रहा है और नगर पंचायत गंगोत्री के द्वारा जो पार्किंग का और सीढ़ियों का जो पूरा जो सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है उसका इंस्पेक्शन किया गया है और सभी विभागों को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में 4-5 दिन के अंदर ये काम होने हैं। और कुछ काम ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो उस पर जल्दी से जल्दी जो है यथासंभव उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको पूरा करें। वहीं बीआरओ द्वारा सड़क कटिंग का काम भी तेजी पर है। मजदूरों की माने तो कोशिश की जा रही है कि 25 अप्रैल तक काम पूरा कर लिया जाएगा।
हम बिहारों की तरफ से चौड़ी ट्रेन कर रहे हैं हल्की हल्की। डबरानी से गगनानी के बीच बहुत क्लोज मार्ग था, इस वजह से चार धाम में कोई तकलीफ ना हो। ये हमारे बिहारों की तरफ से, हमारे कमांडर साहब की तरफ से एक कटिंग चल रही है। मैक्सिमम 20-25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश करें 25 तक क्लियर हो जाए। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले यहां सैलानियों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। हर्षिल पहुंचे पर्यटक यहां के खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। उनकी माने तो यहां के मनमोहक नज़ारे और सुंदर ट्रैक उनकी यात्रा को अद्भुत और यादगार बना रहे हैं। हम लोग हर्षिल वैली आए हैं। पिछले 5 दिन से हम हर्षिल में ही हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ का लोकल हर्षिल विलेज, धाराली विलेज, बागोरी विलेज, मुखवा टेम्पल, फिर गंगोत्री जाके आए। ट्रैक में हम लोग ने 3-4 ट्रैक किए हैं। सातताल ट्रैक किया, गर्तांगली जाके आए, आज लामा टॉप जाना है। और सुना काफी कुछ है हर्षिल के बारे में कि ये स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं इसे। और कई जगह पे ये भी सुना था कि आपको जन्नत ही दिखेगी यहाँ पे। और यहाँ आके एक्चुअली ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ एक तो इतनी शांति, इतना सुकून है। यहाँ पे जो भी ट्रैक है सारे, मतलब जैसे हम गए थे सातताल, तो सातताल में भी ताल शुरू हो उससे पहले जो रास्ता है पूरा ऐसे जंगल के बीच में, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और उसके अलावा गर्तांगली जो है, जो पेशावरी पठानों ने जो ब्रिज बनाया था इंडिया तिब्बत बॉर्डर का, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो 150 साल पुराना है, लेकिन आप देखोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब आज भी वो इतना मजबूत है कि उस टाइम तो पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी से बनाया होगा उन्होंने, कि आज भी पूरा वैसा का वैसा ही है। इस दौरान यात्रा शुरू होने से पहले लोगों की बढ़ती चहलकदमी से व्यापारी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे तेज हो रही है और हम लोग अभी भैरव घाटी में है और भैरव घाटी में आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे कि दुकानें खुल चुकी है। और आज जिस तरह से जो दुकानें खुली हुई है, तो दुकानें खुलने के बाद जो गंगोत्री धाम में कई दुकानें खुल चुकी हैं और देश विदेश का पर्यटक अब आने लग गया। और हमारे साथ एक लाला है, आइए जानना चाहते हैं दुकानदार लाला से कि अब जो यात्री किस तरह से आ रहा है। जी आ रहे यात्री लगभग हमें 1 हफ्ता हो गया यहाँ आके, और बढ़िया यात्री आ रहे हैं। 30-35 गाड़ियाँ पर डे आ रही है और बढ़िया व्यवसाय चल रहा है अभी। और हालांकि जो बड़े बड़े लाला है, मतलब जो यहाँ के हैं, वो पहुँच चुके हैं, अपने दुकानें सजाने पे लोग लगे हुए हैं। 30 तारीख को माँ गंगा के कपाट खुलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे लोग आए और बढ़िया व्यवसाय चले। जी निश्चित ही आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है काफ़ी चहल पहल दिख रही है। और जिस तरह से जो लोग आ रहे हैं, अब यही इंतजार है लोगों को उस घड़ी का, अक्षय तृतीया के दिन का, कि जिस दिन माँ गंगा के कपाट खुलेंगे और देश विदेश के श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय बिष्ट। चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी यात्रा के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक निदेशालय की तैयारी लगातार जारी है। ट्रैफिक निदेशालय ने जाम की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। यातायात निदेशक NS नबलचाल का कहना है कि सड़क सीमित है और जाम न लगे उसके लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयास करती है। यातायात नियंत्रण के लिए हरिद्वार से लेकर सभी संबंधित जिलों के लिए ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं। जिस तरह से आप अभी भी देख रहे हैं कि पर्यटन सीजन अब शुरू होने वाला है और चारधाम यात्रा भी हमारी अब शुरू होगी, तो मेन चैलेंज इन 4 धामों में हमारा ट्रैफिक का ही रहता है। और इस संबंध में हमने ट्रैफिक प्लान्स बना, अपने जिले के जो SSPs है और जो हमारे ट्रैफिक के SPs हैं, इनसे समन्वय करके हमने ट्रैफिक प्लान बना लिए हैं। और हमने हरिद्वार से लेके जो हमारे जो 4 धाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, इनमें हमने ट्रैफिक प्लान्स बना लिए हैं। और हमने मौके पर 2-3 जिलों में जाके खुद भी उसको देखा है। और उसमें हमने ट्रैफिक का जो यातायात का जो दबाव है वो आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। तो इसके दृष्टिगत हमने ABC 3 प्लान हमने बनाए हैं, जिसमें नॉर्मल डेज में या नॉर्मल रूटीन ट्रैफिक में क्या हमारा प्लान रहेगा। जैसे A के तहत हम चलेंगे, थोड़ा ट्रैफिक का दबाव हमारा बढ़ता है तो हम B प्लान करेंगे, जिसमें डाइवर्जन के कुछ प्लान्स होंगे। और C में यदि अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होता है तो उसमें हमने देहरादून और हरिद्वार में और ऊपर के जो पहाड़ी जनपद है, यद्यपि वहां तो बहुत कम स्पेस है, तो हॉल्टिंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर हम यातायात को कुछ देर के लिए हॉल्ट करेंगे
और उसी हिसाब से हम लोग डाइवर्ट करेंगे उनको। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कोटद्वार के एक संस्थान में भाजपा युवा मोर्चा के युवाओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना को समझाना था, साथ ही संपूर्ण भारत में एक साथ चुनाव कराने के फायदों को लेकर जागरूक करना था। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी ने कहा, संपूर्ण भारत में यदि एक साथ सभी चुनाव कराए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में सरकारी धन की बचत के साथ साथ मजबूत सरकार का चुनाव सही तो कई फायदे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत 2047 का एक हिस्सा भी एक राष्ट्र एक चुनाव है। युवा लोग हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन पे रखा है। बच्चों के बीच में ये कार्यक्रम हुआ तो मुझे बहुत आनंद आया और इस बारे में हमने बहुत सारे लोगों को सुना भी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पॉलिसी डिसीजन होने जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के हित में, देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ज़रूर लागू होगा। देखिए, आवश्यकता तो बहुत है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 5 साल में लगभग 1-1.25 साल आदमी जो है वो इलेक्शंस में रहता है। पैसे का खर्चा बहुत होता है, वोटर थक जाता है, हर तीसरे महीने आप, हर चौथे महीने आप इलेक्शन कर देते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है, आचार संहिता जब लगती है तो पॉलिसीज़ जो काम होने चाहिए, जो योजनाएं कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो ठप होती हैं। तो देश के हित में मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है। भाजपा की युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम रावत ने कहा, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में संपूर्ण भारत में एक साथ चुनाव कराने के फायदों को लेकर था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समझा कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे भारत देश में सन 1991 से 1967 तक ये योजना चली, वन नेशन वन इलेक्शन की। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे 5 साल चुनाव में ही समय लग जाता है, हमारे शासन का, हमारे प्रशासन का और हमारे बड़े बड़े सरकार का, पॉलिटिकल लीडर्स का। पहले विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, फिर निकाय चुनाव हो जाते हैं, फिर पंचायत चुनाव हो जाते हैं और फिर सरकारी चुनाव आ जाता है। इस तरीके से पूरे 5 साल जो है कि शासन प्रशासन जो है कि चुनाव पर ही व्यस्त हो जाता है और विकास के कार्यों को धीमा गति इससे मिलती है। नेहरू युवा केंद्र के सदस्य नमन भटनागर ने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बचने वाला धन देश के अन्य कार्यों के उपयोग में लाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक राष्ट्र एक चुनाव का यहाँ संगोष्ठी जो रखी गई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक नेतृत्व प्रदान करता है यहाँ पर। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन जो यहाँ पर पूरे देश को लाभ पहुँचा सकता है। प्रदेश में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून समेत 10 पर्वतीय जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। देहरादून में आज शाम को आसमान में बादल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने देर शाम और आज रात को पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चमोली जिले में बिजली की कड़क के साथ तेज मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई। इसके अलावा बागेश्वर जिले में भी देर शाम से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। अचानक बदले मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। बरसाती मौसम में जगह जगह आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे निपटने के लिए तमाम विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको लेकर बैठक हुई और 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें आपदा से कैसे निपटा जाए इसकी तैयारियां की जाएंगी। तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी इस मॉक ड्रिल में प्रतिभाग करेंगे कि आपदा में लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। विभिन्न तरह की आपदाएं आती हैं, साल भर आती रहती हैं कि हम लोग आपदा की दृष्टि से बड़े संवेदनशील हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और एनडीएमए से रिक्वेस्ट किया था, तो एनडीएमए ने मॉक ड्रिल के लिए समय दिया हमको। मॉक ड्रिल 24 तारीख को है, उसकी तैयारी बैठक आज थी। मॉक ड्रिल में हम लोग देखेंगे कि कई प्रकार के सिनेरियो, जैसे कहीं भूस्खलन होता है तो किस तरह से हमारा रिस्पांस होगा, कहीं बाढ़ आती है तो कैसा रिस्पांस हमारा होगा, कहीं लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरते हैं, कहीं चक्का जाम हो जाता है, कहीं भगदड़ हो जाती है, कहीं रास्ता बंद हो जाता है, कहीं कोई पुल टूट जाता है। ऐसे कई तरह के सिनेरियो होते हैं, कई तरह की घटनाएं जो संभावित होती हैं। उस स्थिति में हमारे जनपद का रिस्पांस किस तरह से होगा, उसकी तैयारी को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। वेव्स 2025 के लिए मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पंजीकरण फिर से शुरू किया जा रहा है। यह मीडिया पेशेवरों, फोटोग्राफरों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आवेदन करने और 1 से 4 मई तक मुंबई में होने वाले सबसे बहुप्रतीक्षित मीडिया और मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आखिरी मौका है। अगर आप पहले दी गई समय सीमा से चूक गए हैं तो आपके पास यह आवेदन करने तथा मनोरंजन के भविष्य को आकार देने वाले उद्योग के पेशेवरों के साथ विशेष सत्रों, नेटवर्किंग अवसरों और आमने सामने के सत्रों के लिए पंजीकरण करने का आखिरी मौका है। वेव समिट के कॉस्प्ले चैंपियनशिप में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक हिस्सा लेंगे। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन आयोजित किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्टों की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान 50 से ज़्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 30 कॉस्प्लेयर्स की उनकी असाधारण रचनात्मकता के लिए चुना गया। बता दें कि कॉस्प्ले चैंपियनशिप को भारत की प्रतिष्ठित और समावेशी प्रतियोगिताओं में गिना जाता है। ने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेस की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे, मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के एमबी डिग्री कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर को याद किया गया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने बाबा अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में बाबा अंबेडकर का सम्मान किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में पूरे सप्ताह तक ये कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश में इस समय इसी प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को पल पल पर तिरस्कृत किया और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनके कार्यों को सराहा और पुरस्कृत किया, ये सब बातें आज लोगों को अच्छी तरह से पता चल रही हैं। कांग्रेस ने हमेशा शोषण किया, अंबेडकर जी के नाम से वोट ली और हमारे दलित भाइयों को उकसाया कि अंबेडकर के असली संरक्षक हम हैं। अब पोल खुल रही है कि जवाहरलाल नेहरू जी माननीय प्रधानमंत्री जब इस देश के रहे, उन्होंने अंबेडकर जी को हराने के लिए क्या किया, संविधान सभा में ना आ सकें उसके लिए क्या किया, उनके चित्रों को कहीं पर अच्छी तरह से वो सार्वजनिक स्थानों पर ना आए, वो नेपथ्य में रहें, उसके लिए क्या किया। इसके बाद जैसे ही हम लोग आए तो आपको पता है कि भारत रत्न हमारे ज़माने में दिया गया और भारत रत्न की जब जब उनके लिए संस्तुति होती थी उसको काट दिया। उनके निर्माण स्थल, जन्म स्थल, दीक्षा स्थल
और जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वो स्थल को किस तरह से उन्होंने पंच तीर्थों के रूप में डेवलप किया और किस तरह से आज वो हमारी निधि बन गए हैं। आज वो एक गौरव प्राप्त पूरे देश को शिक्षा दे रहे हैं कि असली अंबेडकर जी का सम्मान किया तो वो माननीय मोदी जी ने, माननीय अटल जी ने। देहरादून में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण के कार्य गतिमान हैं, जिसके तहत दून की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में दिखेगा। इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर से मशविरा कर काम शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी बजट का प्रबंध करते हुए भी कार्यों को धरातल पर उतारने में जुटे हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। घंटाघर के सुधारीकरण कार्यों में जहां यातायात संचालन में मदद मिलेगी, वहीं घंटाघर अपने भव्य स्वरूप से जनमानस को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा ही, साथ ही चौराहों पर राज्य की लोक पारंपरिक शैली में विकसित छवि पर्यटकों में राज्य के लोक संस्कृति एवं परंपरा के दर्शन कराएगी। दून लाइब्रेरी सभागार में साहित्य की महफिल सजाई गई। इस मौके पर उत्तराखंड सहित देश भर से आए कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के युवा कवि अनुज कपूर रहे। कार्यक्रम के दौरान शब्दों का संसार नामक एक भाव संग्रह का विमोचन किया गया। यह संग्रह उन नवोदित रचनाकारों की कविताओं और भावनाओं को स्वर देता है जो अभी साहित्यिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मंच के संस्थापक कुलदीप सिंह धरवाल ने बताया कि उनका मकसद ऐसे युवाओं को मंच देना है जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन अवसर नहीं। उन्होंने कहा, आज की तारीख में जरूरत है कि हम साहित्य के नए सूरजों को उगने दें। कवि सम्मेलन में लोक, प्रकृति प्रेम, समाज और समकालीन सरोकारों पर आधारित रचनाएं पेश की गई हैं। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने पर काम कर रहा है। देहरादून के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए हमने सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी एएनएम सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ सभी जरूरी उपकरण और जांच की व्यवस्थाएं रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 10 मुख्य बिंदुओं को स्वास्थ्य केंद्रों में जनता को दिखाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सही समय पर गर्भवती महिलाओं का चेकअप हो पाएगा। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि अब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जाँच करने का जो एल्बुमिन जाँच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो है जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं पूरे एनसीपी में 6 चेकअप का प्रोविजन है वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको समय से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करेंगे। ऋषिकेश में अमीन हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और अमीन दोनों ही चंद्रभागा नदी में गए थे। वहां दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हुई और इसके बाद आरोपी विकास ने पत्थरों से कुचलकर नरेंद्र नगर तहसील में तैनात अमीन कमलेश्वर भट्ट की हत्या कर दी। टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि आरोपी विकास मूल रूप से नेपाल का निवासी है। यहाँ वो ढालवाला में रह रहा था। हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। देखिए, 16 अप्रैल को प्रातः 9 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव जो चंद्रभागा नदी में पड़ा हुआ है, उसमें जाकर तुरंत पुलिस टीम के द्वारा उसकी पहचान करने का प्रयास किया गया और नाम से हुई, जो कि तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे। इस घटना की संदिग्ध जो सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे द्वारा तुरंत पुलिस टीमों का गठन किया गया और इसको वर्कआउट करने के लिए इनको लगाया गया। अलग अलग टीमों ने क्षेत्र में एक्सटेंसिवली एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। साथ ही जो भी सीसीटीवी कैमरे थे इनको पूरा एनालाइज किया और उस आधार पर एक संदिग्ध को हम लोगों ने चिन्हित किया था और कल इसमें हम लोगों ने जो संदिग्ध है इसको अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से जो भी आला कत्ल था, जो पत्थर था जिससे इन्होंने इसको मारा था, उसको बरामद कर लिया गया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
अंतिम चरण में पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन परियोजना, मुख्यमंत्री बोले विकास को मिलेंगे नए आयाम। देहरादून से पांवटा साहिब का सफर भी होगा आसान। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज, उत्तरकाशी में अपर जिलाधिकारी ने लिया जायजा, जिम्मेदार विभागों को दिए समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। प्रदेश में आज बदला रहेगा मौसम का मिजाज, पर्वतीय जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार, कल से मौसम रहेगा शुष्क। प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू, 24 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल, जन जागरूकता पर रहेगा जोर। और वेब्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी मौका, कल से 3 दिनों के लिए दोबारा शुरू हो रहा पंजीकरण, सिर्फ मीडिया के प्रतिनिधि कर सकते हैं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।